अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं ज़ोहैब हसन। वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद यही है। शो आप देख रहे हैं, आपका ज़बरदस्त फीडबैक हमें आ रहा है। मंडे टू फ्राइडे हम ये शो लेकर आते हैं आपके सामने, राइज एंड शाइन 9 to 11, और आप इस शो को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, 1 साल होने वाला है इस शो को, और आप बहुत जल्द उसकी भी ज़रा सेलिब्रेशंस देखेंगे, क्योंकि 1 साल की बड़ी मेहनत है ये। कैसे गुजर गया 1 साल, कितनी मेहनत करते हुए गुजर गया, ये पता ही नहीं चला। नादिया खान और मैं होते हैं आपके सामने, और 10 बजे नादिया खान आपको ज्वाइन करेंगे, और बस 1-2 दिन की बात है। अच्छा, जब से शुरू हुआ है मैं यही कह जा रहा हूँ कि बस 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन की बात है, आ जाएंगी। और वाकई अब 1-2 दिन की बात है, फिर 9 बजे से ही नादिया खान मेरे साथ कंटिन्यू करेंगी। तो आज के शो में भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे शुगर स्कैंडल की। यानी आप देखें कि ये एक अजीब सी बात है, अजीब व गरीब सी बात है कि इतनी मिसमैनेजमेंट होती है कि शुगर पहले होर्डिंग्स कर ली जाती है, और उसके बाद हुकूमत को ये कहा जाता है कि हमने एक्सपोर्ट करनी है शुगर, क्योंकि वहाँ पास वाफर ज़ख़ीरा है। फिर उसके बाद पता चलता है कि एक्सपोर्ट कर दी शुगर, उसके बाद हो शुगर की शॉर्टेज हो गई, फिर हमें इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए, फिर इंपोर्ट होती है। यानी एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि सारा जो पैसे जो पे करने पड़ते हैं वो आपको, वो जो एंड यूज़र है, जो कंज्यूमर है, उसके ऊपर सारा प्रेशर पड़ता है। 200 चली जाती है, 200 ऊपर चली जाती है शुगर, फिर काम, फिर नेगोशिएशन होते हैं। तो ये शुगर का स्कैंडल है क्या? और जब इतनी ज़्यादा यानी वाफिर मिकदार में एक चीज़ मौजूद है, तो फिर उसकी शॉर्टेज कैसे होती है, या आड़ती का किरदार क्या है, मिडलमैन का? तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे शुगर स्कैंडल पर वजाहत के साथ कि क्या मामला चल रहे हैं और क्या नेगोशिएशन होनी है, किसानों को किस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है। फिर जनाब हम बात करेंगे मुल्क भर में मौसम की जो सूरत हाल है। हैदराबाद में तो शदीद बारिशें हुई, क्लाउड बर्स्ट हो गया वहाँ पर, वहाँ इंतजाम कैसे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। कराची में मौसम कैसा रहेगा, इसके साथ साथ मुल्क भर का जो वेदर की सूरत हाल, नालों की सफाई का खास तौर पर कराची का मामला है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। वो इत्मीनान बख्श नहीं है जो नालों की कैफियत है, क्योंकि अगर हैवी रेंज हो जाती है कराची में तो लोग ये कह रहे हैं कि बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। तो इसको देखना पड़ेगा, इस पर हम आज बात करेंगे शो पर। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे की जो कि बाइख्तियार खुद मुख्तार बन गया, और उसने खुद ये सोचा कि ऐसा आइडिया जनरेट किया कि ठीक है, वो आर्ट ऑफ फिशिंग वाली बात है ना, वो ही सीख लिया जाए और निकल के काम किया जाए ताकि अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए। और फिर उसकी सपोर्ट भी की गवर्नमेंट की तरफ से की गई, और अब वो बच्चा ज़बरदस्त तरीके से अपना घर का ब्रेड एंड बटर भी चला रहा है, इज्जत के साथ वो काम भी कर रहा है। तो इस बाहिम्मत बच्चे से भी आपकी हम मुलाकात कराएंगे। इसके साथ साथ हम कुछ हेल्थ इश्यूज़ की भी बात करेंगे और फिट रहने की भी बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको दरकार होती है फिट रहने के लिए। तो जिम इंस्ट्रक्टर हमारे साथ होंगे, और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी आपकी आज के शो में हम मुलाकात कराएंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प ये शो होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले 1-2 टॉप स्टोरीज हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहली टॉप स्टोरी ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हमेशा खबरों में ही रहते हैं, तो अभी भी एक लेटेस्ट उनसे मुताल्लिक खबर आई है कि उन्होंने रशिया को ये कह दिया है, व्लादिमीर पुतिन, जिनको कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन मेरे दोस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उन्होंने रशिया को कह दिया कि भाई 50 रोज़ में अगर यूक्रेन के साथ आप जंगबंदी नहीं करते हैं तो 100% वो टैरिफ लगा देंगे रशिया पर। और उन्होंने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ व्लादिमीर पुतिन से। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 महीने पहले ही हम मुज़ाकरात हो जाते, हम मुआहदा हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो अब मैं, अगर आपने 50 दिन के अंदर अब मुआहदा नहीं किया तो फिर मैं 100% टैरिफ आपके ऊपर नाफिज कर दूंगा। इसके साथ साथ उन्होंने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन अपना दिफा करेगा, और इसका मतलब यह है कि यूरोपीय यूनियन और यूएस की तरफ से यूक्रेन को सपोर्ट किया जाएगा। तो अब ये यूक्रेन रशिया वॉर किस तरफ बढ़ रही है, या फिर दोबारा से इंटेंसिटी इसमें आएगी और तेज़ी आएगी, ये देखना होगा। क्योंकि ये जो टैरिफ का बयान है, इस पर उन्होंने चाइना से मुताल्लिक भी कुछ बयान दिए थे, और आपस में बड़ा टग ऑफ वॉर शुरू हो गई थी चाइना और यूएस की। दोनों ने कहा था कि अगर आप इतना लगा देंगे तो चाइना ने कहा हम आपके ऊपर इतना लगा देंगे। फिर यूएस प्रेसिडेंट ने ज़्यादा कहा कि 100 से ऊपर लगा देंगे। तो ये मामला चलता रहा, लेकिन फिर मामला वाटर डाउन हुए और ज़रा से मामला थोड़े बेहतर हुए। तो रशिया से मुताल्लिक उन्होंने बयान दे दिया है कि 50 रोज़ के अंदर मुआहदा करो, वरना फिर 100% टैरिफ के लिए तैयार हो जाओ। एक और खबर यूएस प्रेसिडेंट से मुताल्लिक है कि ईरान के आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ये कह रहे हैं कि अगर यूरेनियम इनरिचमेंट से हमें ये कहा गया यूएस की तरफ से कि बंद कर दें, तो फिर ये जो मुज़ाकरात हैं न्यूक्लियर मामला से मुताल्लिक, ये फिर बंद हो जाएंगे, जौहरी मुज़ाकरात बंद हो जाएंगे। और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा कि हमारे मुज़ाकरात तो चल रहे थे, लेकिन जब हम पर
इसराइल ने हमला कर दिया तो मुज़ाकरात सबोटेज हो गए, इसराइल ने मुज़ाकरात को सबोटेज किया। लेकिन अगर यूएस प्रेसिडेंट ने हमें यह कहा कि यूरेनियम इनरिचमेंट को हम बंद कर दें पॉजिटिव पर्पसेस के लिए भी, तो फिर हमारे मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये हमारी दो टॉप स्टोरीज बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। अच्छा, एक क्रिकेट के मैदान से बड़ी अहम और बड़ी टाइम आपने ले लिया ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, अब स्कैंडल की बात करते हैं। बताया यह जा रहा है कि हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए हैं और चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। मुल्क में चीनी के हालिया बुहरान के बाद यह बड़ी पेशरफ सामने आई है। लेकिन यह बुहरान क्यों आता है, इस बुहरान के आने की वजूहात क्या है? चीनी मौजूद है, चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर उसके बाद शॉर्टेज हो गई, फिर इंपोर्ट कर ली जाती है, फिर होर्डिंग्स होती हैं, मिडल मैन इसमें पैसे कमाता है और मिल मालिकान पैसे कमाते हैं। लेकिन सफ़र कौन करता है? अल्टीमेटली सफ़र करता है वो किसान जिसकी ज़मीन है, जो गन्ना ज़ाहिर लेके जाता है, खड़ा हो जाता है मिल्स के बाहर और बेचारे, और उनको कोई उनकी क्रशिंग नहीं होती, उनको कीमत नहीं मिलती, जो कॉस्टिंग उनकी आती है वो तक उनको नहीं मिल रही, नुकसान में। और दूसरा जो नुकसान होता है वो एंड यूज़र का होता है, क्योंकि चीनी होल्डिंग करने के बाद शॉर्टेज और फिर उसका कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, लोग मजबूर रहने में। हमें समना कमाल ने ज्वाइन किया है लाहौर से, और इस्लामाबाद से हमें मुर्तज़ा रॉय भी ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। समना, शो में वेलकम करते हैं आपको राइज एंड शाइन में। मुझे बताएं ये चीनी का मामला क्या है, क्या चल रहा है, एक्सपर्ट क्या बताते हैं आपको भी, और ये जो मुआहदा अभी तय पा गया है, मामला तय पा गया बताया जा रहा है शुगर इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान, तो ये क्या कार्टलाइजेशन है, ये कब तक चलती रहेगी, लोगों का क्या कहना है इस पर? चीनी की कीमत जो है वो 165 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन ताहाल जब हमने अभी मुख्तलिफ दुकानों का विजिट भी किया तो हमने देखा कि चीनी नायाब है, दुकानों पर चीनी नहीं मिल रही, और जहां पर मिल रही है चीनी वो अभी भी 190 से 100-200 रुपए फी किलो में जो है वो मिल रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद है जिन्होंने अभी चीनी खरीदी है, उनसे हम बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि मुज़ाकरात तय 165 रुपए फी किलो में चीनी मिलेगी, आपको चीनी आसानी मिल रही है, और कितने रुपए किलो में आपने चीनी ली है? नहीं मैडम, आसानी तो नहीं है। कई दुकानें घूमने के बाद पहले तो बात है कि वो चीनी देते ही नहीं है। अगर उनके पास पड़ी हुई है तो वो चीनी नहीं दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो 190 से 200 रुपया रेट है। हालांकि हुकूमत ने 165 रुपये मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन दुकानदार हैं वो अपनी मर्जी करते हैं, इनको चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, ना कोई टीम तश्कील दी गई है तो जो इनको आगे देखे और इनको आगे पूछगीछ करे। मेरा हुकूमत से यही मुतालबा रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता अगर रेट्स निकालते हैं तो कम से कम टीम्स को भेजें, उनको चेक करें, पता चले कि गवर्नमेंट के जो रेट आपने तय किए हुए उसी रेट पे। मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने कहा 190-200 रुपए तक, तो कुछ दुकानों पर क्या इससे भी ज्यादा रेट्स में मिल रही, क्योंकि ये शिकायत भी सामने आ रही है? मैडम, मैं रात को आया हूँ, चीनी ली है मैंने, 190 रुपये मुझे किलो मिली है। किसी और दुकान पे चले जाए वहाँ पे 200 है, 210 भी है। हर इंसान का अपना रेट है। तो बस खुदा रहा है कि इनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी किसी टीम को भेजें और ये सारे दुकानदारों का रेट वगैरह सेम करें। देखिए, शहरी भी का भी यही कहना है कि 190, 200 रेट तो बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी जब भी किसी भी शॉप पर चीनी लेने जाते हैं, अव्वल तो चीनी नहीं मिलती, और जब चीनी मिलती है तो फिर मुख्तलिफ कीमतें भी होती हैं। तो शहरियों को काफ़ी ज़्यादा इन मसाइल का जो है वो सामना भी दरपेश आ रहा है, और वो हुकूमत से हर बार यही अपील करते हैं कि चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए, चीनी की कीमतों में इस्तेकाम लाया जाए, क्योंकि जो रेट मुकर्रर हो जाता है तो दुकानों पर उस रेट पर जो है वो रेट ही तो मुकर्रर नहीं होता ना। केन कमिश्नर कहाँ है, कहाँ है, कोई है ऐसा जो रेट का तयन करे और उस रेट पर चीनी बिकवाए? ये जो दुकानों पे बड़े बड़े जो होलसेलर्स हैं या फिर ये मिल मालिकान हैं, ये अपनी चीनी कहाँ छुपा के रखते हैं, सबको पता है। ये ओपन सीक्रेट है। लेकिन कार्रवाई, समना बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाहौर से अपडेट किया। हमें ज्वाइन किया है शमसुल इस्लाम साहब ने, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और कमोडिटी एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन में। मुझे बताएं सर, सबसे पहले आगाज यहाँ से करते हैं गुफ्तगू का कि ये चीनी जो यानी एक्सपोर्ट की जाती है, सबसे पहले तो एक्सपोर्ट करने का मामला आता है ना, तो ये क्यों की जाती है? वो ये यानी आर्गुमेंट ये होता है मिल मालिकान के पास, जब उनको कहा जाता है कि भाई क्रशिंग शुरू करें, मिल अपनी खोलें, तो वो कहते हैं हमारे पास तो ऑलरेडी जखीरा मौजूद है और पहले तो हमें ये देने दें। वो फिर एक्सपोर्ट करने की इजाजत लेते हैं और सब्सिडी भी हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद की है एक्सपोर्ट नहीं की ये नहीं पता होता। तो ये क्या चीज है सर, ये कब मामला हल होगा और आपने कैसे एनालाइज किया इसको? देखिए जी, चीनी की एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चीनी एक्सपोर्ट करने वाला, पैदा करने वाला ब्राजील है। वो चीनी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसके मुल्क में चीनी की इंपोर्ट भी खुली हुई है।
प्रॉब्लम ये जो हमारे पास 60s से आज तक जो आ रही है वो इस वजह से है कि हुकूमत का एक रोमांस है हर बिजनेस में इंडल्ज होना, हर बिजनेस के अंदर इंटरवेंशन करना। जब इंटरवेंशन करती है किसी भी कमोडिटी के अंदर, वो चीनी हो, गंदम हो या और कुछ चीज हो, तो उसी के क्राइसिस आते हैं। आप देखें जहां की इंटरवेंशन ही है वहां कोई ऐसा बहरान नहीं आता। तो पहली बात तो ये है कि ये एक पॉलिसी का एक गलत पॉलिसी है, पॉलिसी बनाई नहीं गई कि एक फायर फाइटिंग की एक एक्सेस बनाई हुई है कि बैरर्स ने, शुगर मिल ने कहा कि हमारे पास चीनी की बम्प है, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि लोकल मार्केट बड़ी, आप उनको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे देते हैं। दूसरी तरफ आपका क्या होता है कि फिर आपकी चीनी शॉर्ट हो जाती है, तो एक बार फिर प्राइवेट सेक्टर को, जो प्राइवेट सेक्टर में जो माजरत आपकी आवाज है, जो माजरत आपकी आवाज सही तरह से, जो सबसे बड़े कंज्यूमर है। शम्स साहब माजरत आपकी आवाज सही तरह नहीं सुन पा रहे, एक बार फिर आपको कनेक्ट करते हैं। हैदराबाद में बड़ी शदीद बारिश हुई और क्लाउड बर्स्ट हुआ बताया जा रहा है और नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं सड़कें हैदराबाद में। मेयर क्या कर रहे हैं और वहाँ ज़िले इंतज़ामिया क्या कर रही है, लोकल बॉडीज़ का सिस्टम कैसे एक्टिव है, वेस्ट मैनेजमेंट का इंतज़ाम क्या चल रहा है, नालों की सफाई वहाँ पर हुई है या नहीं हुई है, तो हैदराबाद का अहवाल क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं। कराची से जमजम सईद भी हमें ज्वाइन करेंगे और हमें अंजुम नज़ीर भी ज्वाइन करेंगे। तो मेट ऑफिस क्या कह रहा है मौसम से मुतालिक, मानसून बारिशों से मुतालिक, ये भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा हैदराबाद का अहवाल लेते हैं। अवैस अकरम हमें बताएंगे कि हैदराबाद में कितनी बारिशें हुई हैं और बारिशों के बाद का मंजरनामा क्या बना है, देखिए ज़रा। जी बिल्कुल, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में सिर्फ आधा घंटे की मूसलाधार बारिश ने ज़िले इंतज़ामिया, म्युनिसिपल इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों की जो कारकर्दगी है उसका जो है वो पोल खोल दिया है। अगर बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाके, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद सिटी के जो है वो मुतादिद इलाकों के गली महलों में सिर्फ जो है वो पानी ही पानी नज़र आता है। हर जगह जहाँ जो है पानी खड़ा हुआ है। अगर बात करें तो अहम शराहों की या सड़कों की, इसी तरीके से अगर बात करें तो जो शहर की अहम तरीन शराह जैसे कि आटोमान रोड है, ठंडी सड़क है, फतेह चौक है और दीगर जो नसीबी इलाके हैं जहाँ पर जो है वो 12 घंटे का अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल पानी जो है वो निकासी नहीं किया जा सका। मैं अभी इस वक्त में मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 2 के इलाके में, जहाँ पर जो है वो घुटनों पानी खड़ा हुआ है। यहाँ पर मेरा कैमरामैन भी दिखा सकता है कि यहाँ पर कोई यहाँ पे मोटरसाइकिलें जो है यहाँ पे आती हैं तो वो बंद हो जाती है, बड़ी गाड़ियाँ जो है वो भी तकरीबन जो है यहाँ पे खराब हो जाती है। पैदल चलने के लिए जो है यहाँ पे कोई जगह नहीं बची। ताहम इसी तरीके से अगर बात करें तो मुख्तलिफ जो है वो मूसलाधार बारिश के बायस 3 जो है वो अफराद जहाँ बाग हुए हैं। इसी तरीके की बात करें तो फ़कीर के पीर पर एक मार्केट पर जो है वो दुकान की छत गिरने से एक अफराद जो है वो दम तोड़ गया। इसी तरीके से जो है वो एक ट्रक ने जो है वो मोटरसाइकिल 2 अफराद को जो है वो कुचल कर जो है वो जहां बाग जो है वो हो गए थे। इसी तरीके से अगर बात करें तो शहर में जो है वो ताहाल बिजली भी जो है वो गायब है। मूसलाधार बारिश के बायस 140 फीडर जो है वो बंद हो गए थे, जिस पर जो है वो तकरीबन 100 की जो है वो बिजली बहाल कर दी गई है। बाकी जो है वो बिजली का काम का जो है वो मरला जारी है। जो अवैस ने मनाजिर दिखाए आप ये देख रहे हैं कि दूर दूर तक हद निगाह पानी पानी है, रोड नज़र ही नहीं आ रही है और तकरीबन तमाम ही शाहराहों का हैदराबाद में यही हाल है। अच्छा, कराची में भी बारिशों से काबिल जो नाले हैं उनकी सफाई मुमकिन नहीं हो सकी है। कराची में मजमूई तौर पर 43 बड़े और 514 छोटे नाले हैं। इनमें से भी 7 नाले बरसात में पानी की निकासी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन 7 नालों में गुजर नाला है, औरंगी नाला है, मंजूर कॉलोनी का नाला है। इसके साथ साथ नहर क़याम के अलावा मलीर और लियारी नदी को बुनियादी अहमियत हासिल है और इनकी सफाई पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। रवां साल रेन अलर्ट के बाद भी नालों की सफाई के खातिर खा इक़दाम हमें नज़र नहीं आए हैं। ये नाले चौक हुए, अगर हुए तो शहर में एक मरतबा फिर बड़ी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। हिफाजती इक़दामात धरे के धरे रह जाएंगे अगर नालों की सफाई कराची में नहीं होती। ये इतना इम्पॉर्टेंट मसला है। कराची से हमें जमजम सईद ने ज्वाइन किया है और जमजम हमें बताएंगी कि क्या सूरत है। जमजम, मुझे बताएं आप कहाँ पर मौजूद हैं और ये जो नाले मैंने भी बताया छोटे बड़े नाले, उनकी सफाई आपने क्या देखा, हो पाई है या नहीं हो पाई?
देखिए ज़ोएब, सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि अकेले इतनी देर तक बोलना ये बहुत बड़ी बात होती है। नादिया, ऑब्वियसली हम नादिया को भी मिस कर रहे हैं, और वैसे भी 1-2 दिन है नादिया के आने में। आप ये क्राफ्ट अच्छा, जानती हैं, आप ये क्राफ्ट जानती हैं। हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। बिल्कुल मैं जानती हूँ, ऐसा ही है। अच्छा ज़ोएब, सबसे पहले तो 18, 19, 20 ये 3 तारीखें हैं। महकमा मौसमियात ने जो है वो कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। तो 18, 19, 20 ये डेट अपने जहन में रखिएगा, और उस दिन अपनी कन्वेंस से ऑफिस ना आइएगा, ऑफिस से कन्वेंस मांग लीजिएगा, वरना तो आप रुल जाएंगे सड़कों पर। और दूसरी बात कि आपने नालों की जो बात की है ना, गुजर नाला जो है वो थोड़ी बहुत सफाई जो है उसकी हो गई है, लेकिन जो औरंगी नाला है, लियारी वाला जो लियारी नदी है, अच्छा ये साफ नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि थैलियों का इस्तेमाल। सिंध हुकूमत ने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी तो आयद कर दी, लेकिन उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद जो है वो अब तक नहीं करवा सकी। न्यू चार्ली नाला एक छोटा नाला है, आई चंडीगढ़ रोड से पहले आता है, वो मैंने विजिट किया था, कल की मैं बात आपको बता रही हूँ। और वहाँ पर KMC का जो अमला था, उन्होंने जो कचरा चुनने वाले होते हैं उनको हायर किया, 2 से 3 उनको हायर किया नौजवानों को, और लिटरली वो नाला इतना गंदा था कि उन लड़कों ने एक डाइव मारी और वो नाले में तैर रहे थे, और तैरते हुए जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना वो निकाल के ला रहे थे। यानी एक तरफ से वो प्लास्टिक बैग्स नाले से निकालते हैं, और दूसरी तरफ से बिल्डिंग से जो है वो एक और कचरे की थैली। एक मुकाबला सा चल रहा है ना, एक मैच सा चल रहा है कि तुम निकालते जाओ, हम फेंकते जाएंगे, देखें कौन जीतता है। ऐसा ही ये सबसे बड़ी जो चौक हो जाते हैं ना नाले, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स नालों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से नाला जो है वो भिपरने लगता है। थोड़ी सी तेज बारिश होती है, नाला भिपरने लगता है। लेकिन अगर जिला इंतजामिया की हम बात करें तो ऑब्वियसली ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका फर्ज है कि बारिश शुरू होने से पहले जो है वो नाले साफ हो जाने चाहिए। अब जैसे कि महकमा मौसमियात ने 18, 19, 20 को मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। अब यानी ये मुझे बताएं ज़मज़म, मुझे बताएं कि ये लेट नाइट 18, 19, 20 ये कंटिन्यूअस यानी रेन होनी है, बड़ी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। बिल्कुल मूसलाधार बारिश की जो है वो पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। अभी थोड़ी देर बाद अंजुम नज़ीर ज़ेगम भी आपके साथ होंगे, DG मैट, उनसे भी आप पूछ लीजिएगा। मूसलाधार बारिश आपको पता है होती है तो फिर हमारे कराची का क्या हाल होता है। शारा फैसल पे तो बहुत मजा आता है, शारा फैसल पे बहुत मजा आता है। शारा पे बिल्कुल, हमारे कराची में एक ही तो सड़क है जो सबसे अच्छी है, वो है शारा फैसल। और वहाँ ऐसा फ्लोट करके जा रही होती है गाड़ी, बाकी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखे ना ज़ोएब, सिर्फ शारा फैसल तो नहीं है, कराची तो बहुत बड़ा है, और ये जिला इंतजामिया को चाहिए कि जो प्रेडिक्शन होती है ना उससे पहले ही, मैं तो समझती हूँ मई और जून में ही इनको नाले खाली कर देने चाहिए, नाले की सफाई का जो इकदाम जो है वो उठाना चाहिए। लेकिन हमेशा हमारे शहर में ऐसा होता है कि बारिश शुरू होती है तब जो है वो एक्सक्लेवेटर और हैवी मशीनरी वॉर फुटिंग्स पे जो है ना काम चल रहा होता है। आपका भी काम अभी आ गया है, ज़मज़म आने वाला है, बस जरा तैयारी पकड़े। 18, 19, 20 मैं भी मौसमी मेंढक हूँ, मैं आपको मिलूंगी जरूर कहीं ना कहीं। तो बात यही है ना कि हमारे यहाँ के लोग सीरियस ही नहीं होते कि वो वक्त से पहले आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे बेफर जाते हैं ना। आपने हमें इस सूरत-ए-हाल से बताया ज़मज़म, बहुत शुक्रिया आपका। और ये होता ऑब्वियसली ये काम ऐसा ही है कि ये पूरे साल करने का काम है, ये ऐसा नहीं है कि बस बारिशें आ रही हैं, मानसून से 15-20 दिन पहले जागे और वॉर फुटिंग्स पे काम करना शुरू किया, नालों की सफाई करना शुरू किया। तो मेट ऑफिस से अंजुम नज़ीर भाई ने हमें ज्वाइन किया है। अंजुम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? राइज एंड शाइन में खुशामदीद कहते हैं आपको। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम। अच्छा, मुझे बताएं कि ये ज़मज़म भी हमें बता रही थी 18, 19, 20 हैवी रेंज होनी है कराची में, और सिंध का अहवाल भी दीजिएगा। देखें जी, आपने एक बात की थी कि कंटिन्यू बारिश, तो याद रखिएगा कि बारिश जो है हमेशा वक्फे के साथ होती है, और 18 की शाम या रात में से 19-20 को कराची में मोस्टली इलाकों में तो मुतदिल बारिश है, ताहम कहीं कहीं शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। सही है। और अगर हम सिंध की बात करते हैं तो ये तकरीबन पूरे सिंध में 16 या 17 से लेकर 20 तक बरकरार रहेगा, और अक्सर शहरों में शदीद मूसलाधार बारिश के इम्कानात भी हैं, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी रहेंगे। सही है। और ये जैसे आज 15 तारीख है तो 15, 16, 17 तक मौसम ऐसा ही रहेगा, और क्या स्लाइड ड्रिजल होती रहेगी या फिर नहीं?
देखें, कराची में तो मोस्टली ऐसे ही मौसम रहेगा कि ये जो हमारा यूजुअल पैटर्न है मॉनसून का, कि बादल रहेंगे, हवाएं भी समंदर की रहेंगी। ताहम कभी कभी इनकी जब शिद्दत कम होती है हवाओं की, तो नमी के तनासुब के ज्यादा होने की वजह से जो है वो गर्मी ज्यादा महसूस की जाती है। सही है। और अगर वैसे देखा कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है इन 3 दिनों में, 18, 19, 20, यानी 100 तक जाएगा मामला? देखिए, ये कहना अभी कबल वक्त है, क्योंकि जिस तरह हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो ये कहना कि इस वक्त कबल वक्त होता है कि इतने मिलीमीटर बारिश हो जाएगी। ताहम ये बात जरूर है कि दरमियाने से मूसलाधार दर्जे की बारिश होगी। सही सही सही, बिल्कुल सही है। और ओवरऑल भी जरा मौसम को बता दें जुम्बई, पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में कैसा रहेगा, पंजाब में और केपी के? जी देखिए, इस वक्त एक हवा का शदीद कम दबाव, जिसको हम वेल मार्क लो कहते हैं, वस्ती राजस्थान बल्कि मगरबी राजस्थान पर आ गया है, जो कि आज पाकिस्तान के वस्ती इलाकों को मुतासिर करना शुरू करेगा। जिसमें पहला जो इसका फेज होगा उसमें ये सदर्न पंजाब के सिटीज बहावलपुर, बहावलनगर, चिश्तियाँ, रहीम यार खान, सादकाबाद, इन इलाकों को मुतासिर करेगा और यहाँ पर शदीद बारिश की शदीद बारिश है। अच्छा, मैं भूल गया वो हैदराबाद की सूरत हाल आपसे जानना। वहाँ क्या क्लाउड बर्स्ट हुआ है? बहुत शदीद रेन हुई है हैदराबाद में और मनाजिर भी हमने दिखाए थे। तो क्या आने वाले दिनों में भी हैदराबाद में ऐसी बारिश होगी? देखें, यहाँ पे मैं आपको आपके थ्रू तवज्जुह से नाजरीन को भी बताता चलूं कि ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था। अच्छा, इसको आप टॉरेंशियल रेनफॉल कह सकते हैं, यानी कि शदीद मूसलाधार बारिश। क्योंकि क्लाउड बर्स्ट मोस्टली जो है पहाड़ों के करीब वादियों में होता है और उसके लिए जरूरी ये होता है कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाए। जबकि आप अगर हम हैदराबाद की करते हैं तो 2.5 से 3 घंटों में वहां पर 94 मिलीमीटर बारिश हुई है। लाइकवाइज पिछले 24 घंटों में उकाड़ा में 95 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सबसे ज्यादा कल की रीडिंग है पाकिस्तान की। हम आने वाले दिनों में भी तकरीबन पंजाब के तमाम शहरों में, तमाम जिलों में शदीद मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, उसके साथ साथ फैसलाबाद, तोबा, टेक सिंह, उकाड़ा, कसूर, साहिवाल, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे पंजाब में मुल्तान समेत जो है वो जी, यानी बारिशें हैं, मानसून की बारिशें होंगी पूरे पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। मेट ऑफिस से जो नज़ीर ने मैं ज्वाइन किया था और थे कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है। अच्छा, जब मौसम अच्छा होता है, बादल आते हैं, बारिश होती है, तो सुहाना मौसम, अब कंट्री साइड तो बहुत ही खूबसूरत हसीन मनाजिर हो जाते हैं। तो मीर नईम ने हमें स्कर्दू से कुछ मनाजिर दिखाए हैं, वो जरा देखिए, खूबसूरत मनाजिर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के दिलकश इलाका स्कर्दू में, जो यहाँ पर इस वक्त मैं अपर कचूरा लेक की जो है साए में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे जो है मंजर आप देख रहे हैं, ये मंजर जो है एक महज ये झील ही नहीं बल्कि कुदरत की वो शाकर है जहाँ जो है नीलगू पानी पहाड़ों के साए अपने सीने में सोई मोई पुरसुकून अंदाज में बह रहा है। यहाँ पर जो है पंजाब से आए हुए टूरिस्ट जो है इस वक्त मुख्तलिफ जो है सरगर्मियाँ यहाँ पर कर रहे हैं। कोई बोटिंग कर रहे हैं और कोई जिप लाइन का जो है एक्सपीरियंस कर रहा है। इस वक्त मैं जिस मकाम की मैं आपको बात कर रहा हूँ, एक ऐसा मंजर जो है दिल को छू जाने वाली, रूह को तस्कीन दे रहा है। यहाँ के माहौल इतना खामोश और मुकद्दस सा महसूस होता है कि जैसे वक्त थम गया हो। हवा में एक खास ठंडक है जो भी ताजगी इस बख्श रही है। और कचूरा लेक की ये खूबसूरती जो है न सिर्फ आंखों से नहीं देखी जा सकती बल्कि दिल से महसूस की जा सकती है। ये झील अपनी कुदरती खूबसूरती, गहरे नीले पानी और आसपास के नज़ारों की वजह से जो है दुनिया भर में और आने वाले गैर मुल्की सियाहों को अपने तवज्जो का मरकज बन रही है। जी रहीम हमें स्कर्दू से अपडेट कर रहे थे, खूबसूरत मनाजिर। अब हम यहाँ हमें ब्रेक लेनी है राइज एंड शाइन में। नादिया खान भी आपको ज्वाइन कर लेंगे, हेडलाइंस ब्रेक है, और उसके बाद एक यंग एंटरप्रेन्योर से आपकी मुलाकात कराएंगे और जिम इंस्ट्रक्टर भी होंगे, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं। तो बहुत कुछ है अगले घंटे में भी। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा राइज एंड शाइन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू राइज एंड शाइन। जी हाँ, विद मी ये नादिया वेलकम बैक खान। और गुड मॉर्निंग जो है ये पहले घंटे में मिसिंग था। कराची में एक बच्चा और बहुत से ऐसे मेहनती बच्चे जो अपना रोजगार कमाते हैं और सोल अर्नर होते हैं घर के, कुछ कम उम्री में ऐसे हालात बनते हैं कि वो घर से निकलना पड़ता है उनको। तो एक बच्चा, उसने बड़ी एफर्ट करके फास्ट फूड वगैरह का काम शुरू करने की कोशिश की, तो उसको जगह नहीं मिल रही थी कहीं भी और मुश्किल हो जाती थी, कभी कहीं खड़ा होता था, कभी कहीं। तो ये जनाब उस बच्चे को देखा कि भाई उसकी मेहनत को देखा और वो काम करने पर आमादा था। तो जनाब चेयरमैन गुलशन टाउन डॉक्टर फवाद ने उसको देखा बच्चे को और फिर उसको एक डेजिग्नेटेड जगह
वो दे दी है ताकि वो वहाँ पर अपना बिजनेस करे, और उसका कार्ट है, बाकायदा एक फूड कार्ट है जिसके अंदर वो अब अपना फास्ट फूड सारा और ये चाइनीज वगैरह चीज़ें बच्चा से देखिए सीखने को ये मिलता है कि जिंदगी कभी भी बदल सकती है। एक मौका कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन उस मौके के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा। कुछ करेंगे तो ही हालात बदलेंगे। एकदम वो जो होता है ना कि अचानक से ऐसे मिरेकल्स होते हैं, बट उससे पहले एक स्टेज होती है मेहनत की। बिल्कुल, तो वो पास्ता अहमद है बच्चे का नाम, और अहमद ने हमें ज्वाइन भी किया है आज राइज एंड शाइन में, और इसके साथ साथ चेयरमैन गुलशन टाउन डॉक्टर फवाद ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों को वेलकम करते हैं। तो पहले अहमद से बात कीजिए, जी क्या ख्याल है? अहमद से बात करें पहले बच्चे। जी अस्सलाम वालेकुम। अहमद बेटा कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा अहमद, तुम्हारी माशाल्लाह जिंदगी बहुत बदल गई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन उससे पहले जैसा मैं कह रही थी कि जरूर कोई मेहनत होगी, तुम्हारी लगन होगी। बेटा अपना सफर बताओ, शुरू कैसे किया था? ये सफर ऐसे शुरू हुआ था, कुछ क्राइसिस वगैरह आ गए थे, जॉब वगैरह चली गई थी पापा की, लॉस भी हो गया था काफ़ी, उस वजह से हम लोगों के मतलब सब खत्म हो गया था। बाबा फिर बाइक या चलाते थे, राइड वगैरह करते थे, उस दौरान एक्सीडेंट पेश आ गया था। वो बेड रेस्ट पे आ गए थे 1 साल के लिए, उनकी हड्डी टूट गई थी। तो बाबा के एक दोस्त उन्होंने गाड़ी दिलाई, बाबा को हेल्प करी, उन्होंने बोला इनड्राइव गाड़ी पे चलाएं, इससे अर्निंग अच्छी होगी। मगर जो होती थी अर्निंग वगैरह वो गाड़ी में ही लगती थी। तो फिर मेरा आइडिया था, मम्मा को मैंने बोला मम्मा आप अच्छा खाना बनाती हैं, बना के दे, मैं सेल करूँगा। जैसे मम्मा ने पहले तो मम्मा नहीं मानी, पर उनको मनाया थोड़ा, फिर मम्मा मान गई। फिर मम्मा पास्ता बना के दिया मम्मा ने, तो फिर वो मैं सेल करता हूँ। क्या बात है। है। पास्ता अहमद कैसे? नॉर्मली तो यहाँ तो बिरयानी का कल्चर, नान कबाब, बन कबाब, पास्ता तुमने कैसे सोचा? ये हमारा कोई ऐसा तो खाना है नहीं कि मतलब हर घर में इस तरह रोज खाया जाए, बच्चे ही ज्यादा शौक से खाते हैं। तुमने पास्ता का कैसे सोचा? तुम्हें पसंद है पास्ता? ये अलग सी चीज़ है, क्योंकि बिरयानी और हलीम ये हर जगह मिल रही होती है। पास्ता किसी रेस्टोरेंट जगहों पे मिलती है, ऐसे खुले में नहीं मिलती। सही बात अच्छा, है। तो तुम बेच रहे थे? अभी कहा अहमद कैसा जा रहा है? अच्छा फिर ये बेच रहे थे, और मतलब कितने का बेचते थे ये भी है, और रोज कितना तुम कमा लेते थे पास्ता बेचने से? तकरीबन जब शुरू करा था तो तकरीबन 20 बॉक्सेस बिकते थे, जिसमें से रह भी जाते थे। और ये पास्ता 250 का है। और अब जब मैं जो वायरल हो चुका हूँ और मेरी एकदम से सेल्स बढ़ गई है, मतलब 50। नहीं अच्छा, उस वक्त जब तुम्हें एक जगह नहीं मिली थी तो मुश्किल था, मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होना पड़ता था, क्या कैसे था उस वक्त? हाँ, जब पहले मुख्तलिफ जगहों पे जैसे खड़ा होना पड़ता था, जैसे यहाँ हम पहले यूनिवर्सिटीज़ के बाहर खड़े होते थे, वहाँ पे जैसे 15 बॉक्स बिक गए तो फिर यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो जाती थी, वहाँ पे फिर लोग वगैरह नहीं होते थे, फिर हमें कहीं और जाना, शिफ्ट होना पड़ता था। सही। हाँ जी, तो अब यहाँ से बात को यानी कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फवाद साहब हैं। डॉक्टर फवाद, एक तो शो में आने का बहुत शुक्रिया, दूसरा ये जो आपने देखा अहमद को और उसकी मेहनत को आपने अप्रिशिएट भी किया, सपोर्ट भी किया, कहाँ आपने देखा था अहमद को और आपको ख्याल आया कि भाई इस बच्चे को जरा जगह मिलनी चाहिए कोई एक? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपने शो के अंदर। देखिए इसमें क्योंकि ये बच्चा सोशल मीडिया के हवाले से इसकी स्टोरी सामने आई और मुझसे फिर हमारे कुछ दोस्तों ने रब्ता किया कि यार ये तो गुलशन टाउन में ही बच्चा कर रहा है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो हमने कुछ अरसे पहले ही असल में एक फूड स्ट्रीट डेवलप की थी कुछ नौजवानों के आइडियाज़ के ऊपर। तो हमारे पास फिर एक ऑप्शन था कि क्यों ना हम इस बच्चे को सपोर्ट करें इस लिहाज से कि और इसको एक मिसाल बनाएं कि नौजवान अपने पैरों पर खड़े हों, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए बाइज्जत रोजगार की अगर जस्तजू है तो इसमें हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। बहरहाल हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वसाइल की कमी के बावजूद। बहरहाल ये एक अल्लाह ताला की तरफ से मैं कहूँगा कि हमारे जहन में ख्याल आया कि इस बच्चे को हम क्यों ना उस फूड स्ट्रीट के ऊपर एडजस्ट करें और इसे मौका दें। इसके बाद इनसे रब्ता हुआ, इनके वालिद से रब्ता हुआ और इन्होंने भी इस पे आमादगी का इजहार किया। तो इसको हमने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो कार्ट मुहैया की ताकि ये वहाँ आए, काम करे और दूसरों के लिए भी मिसाल बने। और ये बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है कि हमारी एक बहुत ही अदना सी कंट्रीब्यूशन है कराची के रहने वालों और नौजवानों के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए कि अज़ाइम बुलंद हों और करने का जज्बा हो तो कितनी मुश्किलात हो उसको सर किया जा सकता है।
और रास्ते कुशादा हो सकते जी हैं। डॉक्टर साहब, आप फजीला बने हैं और बड़ा नेक काम आपने किया है। बड़ी खुशी हुई जी कि, और ये आप ये देखें कि एक तो होता है नौकरी मिल जाए, काम करना, आपने तो मतलब एक फ्यूचर का एंटरप्रेन्योर बना दिया। कल को अहमद, तुम्हारे अंडर बहुत सारे बेटा बच्चे काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। इंशाल्लाह तुम्हारी जर्नी शुरू हो गई है और ये तुम्हारे माँ बाप की दुआएं हैं, तुम्हारी मेहनत है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अहमद, अच्छा मुझे बताओ कि जब यहाँ पर आ गए, एक जगह पर फूड स्ट्रीट में आ गए, तो लोग आते हैं तो सेल भी काफी बढ़ गई होगी अब, यानी डबल हो गई तकरीबन? अभी तो फूड स्ट्रीट पे इतना नहीं जाना होता, क्योंकि वहाँ पे मतलब वो डेवलप तो हो गई है, पर वहाँ पे इतना पब्लिक फ्लो नहीं है। तो मेरा यही है कि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने अभी शुरू करा था, आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर्स बढ़ते हैं। तो हर जगह, एक नई जगह पे आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर्स बढ़ते हैं, एकदम से रश नहीं लगता। सही। तो मतलब अभी क्योंकि नया, ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। ये जो गुलशन इकबाल में स्टूडेंट फूड स्ट्रीट है, ये मतलब अब किस तरह चल रही है? लोग वहाँ भी नहीं आ रहे, क्या आप ऐसा करेंगे कि ज़्यादा पब्लिक वहाँ आना चाहिए? और ये जगह कहाँ है, इसका रेंटल क्या है? मैंने यहाँ क्रीक पे तो देखा है फेज 8 में जो फूड स्ट्रीट थी जी, तो ये वाली भी, और ये अच्छा ट्रेंड है फूड स्ट्रीट का। हमने बिल्कुल आपकी बात सही है। इसमें हमारा आइडिया ये था कि खासतौर से नौजवानों को इस तरफ लेकर आया जाए। जो स्टूडेंट्स हैं इसमें, कराची यूनिवर्सिटी और दीगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो शाम में आके अपनी वहाँ पे कार्ड्स को स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। इन बच्चों ने बल्कि एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि उन कार्ड्स को ये रात में एक महफूज जगह पे खड़ा करके जाते हैं। वहाँ पे खड़े होकर इंक्रोचमेंट की जगह नहीं है। अच्छा, दूसरी एक और चीज ये कि ये मस्कन से जब डिस्को बेकरी की तरफ आते हैं, मशहूर रोड है ये, इस रोड के ऊपर ही ये फूड स्ट्रीट है। अच्छा, इसमें हमारी जो इस बच्चे के हवाले से भी कोशिश थी वो ये थी कि जिस तरह आपने बात की कि एक होता है नौकरी दे देना, और एक ये कि आप खुद नौकरी पैदा करने की सलाहियत में आ जाएं। तो ये बुनियादी तौर पे फूड स्ट्रीट का आइडिया भी ये था कि नौजवानों को इस काम पे लगाया जाए। कराची का अलमिया ये कि बच्चे फूड पांडा बन के ऊपर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, दीगर चीजें कर रहे हैं, जो एक बहुत महदूद वक्त के लिए, जवानी के अंदर ताकत में तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर उसके मुकाबले में हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार का जरिया बने, और वो तरीका बिजनेस ही हो सकता है। तो आप ये इसके चार्जेस क्या हैं? वैसे इसका कोई रेंटल होता होगा जो बाकी आप ले रहे होंगे लोगों से, क्या इसका रेंट होता है? जी, हमने उसके अंदर बुनियादी तौर पे तो जो टाउन की फीस है वो हमने उसके अंदर चार्जेस रखे, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के अंदर उसको। वो कितनी है डॉक्टर साहब जी? कितनी फीस है? वो चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी है कोई? जी, इसकी जो इसका किराया है वो कोई 10,000 रुपए है महीना। ठीक है। और बिजली अलग है उसमें? इसको भी हम बिजली और पानी वगैरह इसके अंदर। जी बिल्कुल सही। और उसमें फिर कार्ड का भी कुछ अलग से खर्चा होता है, या कार्ड आप लोग ही देते हैं सारा सामान जो इसमें जरूरी चाहिए? कार्ड यहीं से मिलता है। किस पे मिलता है? अच्छा, ठीक है, यानी कार्ड मिलता है और बस 10,000 पर मंथ चार्ज किए जाते हैं। सही। तो अच्छा, अब ये 10,000 पता नहीं लोग उसमें रिकवर कर पाएंगे या नहीं। अहमद, मुझे बताओ कि तुम्हारा भी बेटा प्रॉफिट कोई शुरू हुआ है, या जब तुम वैसे गाड़ियों में बेच रहे थे तब ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था? अभी भी अहमद शायद कह रहा वहाँ है नहीं परमानेंट शायद अहमद। हाँ, ये अहमद जरा बताओ, अपनी मसरूफियत का कुछ क्लियर नहीं हुई बात। मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि मार्केट एस्टेब्लिश हो जाए, तो फिर मैं अलग अलग जगह शुरू करूँगा। जैसे जहाँ से मैं अभी ग्रो हुआ हूँ, तो वही जगह मुझे ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि लोग ज़्यादातर उधर से ही पहचानते हैं मुझे। और मेरा यही है कि मैं वहाँ पर भी काम करता हूँ, स्टूडेंट स्ट्रीट, फूड स्ट्रीट में, और यहाँ पर भी, दोनों जगह। अच्छा, और वो कौन सी जगह है दूसरी जहाँ पे काम करते हैं? एक जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी लेके खड़े होता हूँ, डिस्को बेकरी, और जहाँ डॉक्टर साहब ने मुझे फूड कार्ड ऑफर करी है वो है स्टूडेंट फूड स्ट्रीट के नाम। वो भी करीबी है, वो यही तो बता रहे हैं, डिस्को बेकरी करीबी तो है वो। और अहमद, मुझे बताओ, जो लोग तुम्हें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आके मिलते हैं, खास कोई सेल्फी वेल्फी बना रहे हैं? बताओ जरा, कितने मशहूर हो गया बेटा? मैं काफी ज्यादा मशहूर हो गया हूँ, लोग दूर दूर से मिलने भी आते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं लोग? कहते हैं भाई तुम तो मशहूर हो गए हो, तुम तो हीरो हो यार, असली हीरो तो तुम हो, ये कहते होंगे ना। अभी तो तुम इंशाल्लाह PR भी आएंगी बेटा। ये जो मशहूरी है ना, ये भी अल्लाह का बड़ा करम है। सोशल मीडिया से कभी कभी अच्छे काम भी हो जाते हैं, और वो ये हैं, चाय वाले अंकल हों, वो कितने मशहूर हुए, कितना अब उनके बिजनेस हैं, उनके रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ भी, पाकिस्तान से बाहर भी कैफेज हैं। तो बस तुम्हारी भी जर्नी बहुत जल्द आने वाला है। ये बड़ी जरूरी, इस रिकग्निशन को, इसको बड़ा अच्छा बेटा, इसको आपने
अच्छा कैश करना अच्छा इस्तेमाल करें। अच्छा इस्तेमाल, हम बहुत खुश हैं तुम्हारी ये प्रोग्रेस देख के। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं, आएंगी ना तो बेटा मुझे फिर जरूर तुमने डिस्काउंट देनी है। मुझे भी चाहिए। जब रेस्टोरेंट्स कैफे होंगे ना तब तो बेटा हमें लॉयल्टी कार्ड हमारा बना देना। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि 10,000 रुपए जो आप ले रहे हैं, 10,000 रुपए जो ले रहे हैं आप, ये और कोई चुंगी मुंगी कोई और टैक्स, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इस तरह का तो नहीं कह रहे हो? हाँ वो समझ रहे हैं जो चुंगी वगैरह का सिलसिला तो नहीं है ना कोई और? उसकी चीजों से बचाने के लिए ये एक आगाज है। और इसमें हमने बहरहाल देखें, मैं आपको बताऊं, बात ये है कि हमने नौजवानों को भी, मैंने वहाँ पे यही कहा कि देखिए कोई भी चीज बड़ी अच्छी लगती है, लोग समझते हैं किसी को काम करते हुए देख के कि बस हम आएंगे, खड़े होंगे और कल से कमाने लगेंगे। लेकिन बहरहाल बिजनेस के लिए पेशेंस भी जरूरी है और उसके लिए बुनियादी तौर पे कुछ टेक्निक भी जरूरी है और आपका बैकग्राउंड भी जरूरी है। तो ये एक इब्तदाई एफर्ट है हमारी कि इस तरीके से नौजवानों को कुछ हम मोटिवेट करें और टाउन की सतह पे जो बल्दियाती इदारे हैं उन्हें इस तरफ लेकर आएं कि वो लोगों को बल्दियाती सहूलियात के साथ साथ रोजगार के हवाले से भी, बाइज्जत रोजगार के हवाले से भी अगर मौके दें और मुकामी लोगों को, यानी मुझे इस चीज़ की खुशी है कि वहाँ जितने लोग हैं कराचीआइट्स हैं, कराची के लड़के हैं और ये एक नया ट्रेंड देने की वैसे डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, एजुकेशन में भी सपोर्ट कर दे, ये भी जरा अपनी प्रायोरिटी में रखें कि तालीम। किसी वक्त आप प्रोग्राम करेंगे तो बताएंगे हमें, जो विरसे में 6 स्कूल मिले थे उनकी शक्ल हमने बदल दी। आप किसी वक्त आपको विजिट कराएंगे, आप देखेंगे, खुशी होगी कि सरकारी स्कूलों को हमने जिस तरह चेंज किया है वो। खैर लेकिन आपका टॉपिक नहीं है अभी इस वक्त, तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट साइड पर कहना चाहिए कि एफर्ट जारी हैं, अल्लाह ताला बरकत देगा इंशाल्लाह। अहमद जरा पास्ता के बारे में बताओ, क्या मजे का मम्मी बनाती हैं, कैसे हैं, क्या स्पेशल है इसमें? स्पेशल इसमें फ्लेवर्स हैं और एक माँ के हाथ का बना हुआ है ये पास्ता। वाह ये तो तुमने ऐसे पंच ये बोल तुम्हारी लाइन बड़ी जबरदस्त है। लाइन ये जबरदस्त देखिए है। बिल्कुल ये स्पेशल पास्ता होममेड मेरी माँ के हाथ का बना हुआ। दम है लड़के में, हाँ जो लाइंस बोल रहे मैं तकरीबन अभी तक तो 3 फ्लेवर्स हैं। और तुम पता है साथ वाले को कहना किसी को भी, आपके पास क्या अंकल, बड़ी गाड़ी गार्ड्स, मेरे पास माँ के हाथ का बना हुआ पास्ता है ये। जी जी ऐसा बिल्कुल। रोब डालो बेटा। यार अहमद मुझे बताओ कि क्रिकेट खेलते हो ना? नहीं नहीं। अच्छा नहीं, अच्छा स्कूल जा रहे हो अहमद, पढ़ाई हो रही है स्कूल? जी जी अभी तो छुट्टियां हैं मगर जाता हूँ मैं स्कूल। कौन सी क्लास में हो? मैं अभी 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में, हाँ बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बेटा जब आप रोड पे काम कर रहे होते हैं थोड़ा सा खतरनाक भी होता है, गंदे अंकल भी होते हैं, गंदे लोग भी होते हैं, कभी किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? तुम्हें डर तो नहीं लगता? आपका कोई जानने वाला आसपास होता है? यहाँ पर मैं डर तो नहीं लगता क्योंकि लोगों से मतलब बात दोस्ती वगैरह भी हो गई है और अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जो कि डिमोटिवेट करेगा, कुछ बुरा बोले। चलो बहुत अच्छी तुम्हारे पास मोबाइल है अहमद? जी जी है। मेरे बच्चे हमेशा अपनी ना लोकेशन ऑन रखना ताकि, और घर में किसी को पता हो कि तुम्हारी लोकेशन क्या है, और एक इमरजेंसी नंबर भी होता है, गॉड फॉरबिड कभी कोई डेंजर लगे कुछ ना तो नंबर वो मिला देना। सही बात। और तुम्हारी लोकेशन हमेशा हर एक के पास होनी चाहिए। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे इंशाल्लाह। डॉक्टर फवाद बहुत शुक्रिया और अहमद बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हमारी दुआ यही है कि तुम्हारा जो ये काम है इसमें तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो और तुम्हारे रेस्टोरेंट्स हो, और हम लोग जब आए खाने के लिए तो हमें डिस्काउंट दो। हाँ मैं तो जाऊंगी भाई, ये मैंने पास्ता खाना ही है, और आप लोग भी जरूर जाइए। उन्होंने बता दिया कि कहाँ ये पास्ता आपको मिलेगा, किधर? गुलशन इकबाल में। गुलशन इकबाल में बिल्कुल। डिस्को बेकरी के पास। चौरंगी के, हाँ डिस्को बेकरी के पास। डिस्को बेकरी को कौन नहीं जानता जी, बस तो उसके आसपास ही अहमद मिलेगा। अहमद पास्ता स्पेशल हमारे हैं। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। बिस्किट खा लिया आपने? मसला ये ना शो में मसला ये होता है ना, ये स्पेशली लाइव शो में ना आप एकदम वापस आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं और बिस्किट मुंह में बिस्किट है, क्या करूं? बिस्किट तो खाना है, फिर अब मजे लेके खाना है उसको निकलना भी आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब यहाँ फंस गया तो शुक्र है कि आपने वेलकम बैक कर लिया था। सही मैंने कर लिया था, मैंने ये कहा कि आप बिस्किट खा ले आराम से। उसको कहते हैं हमारे यहाँ एलेक्स हो गया आपका, सही है बिल्कुल। मैं अपना काम कर लूं। जबरदस्त। हमारे ना घर में बड़ी अजीब सी कुछ टर्मिनोलॉजी है। मेरे अब्बा जिस तरह फेस वॉश हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे घर में होता था बुगा वॉश।
बुग्गा वॉश ना बुगा वॉश। तो बाकी बड़ी क्यूट टर्मिनोलॉजीज जो हैं, और मेरे अब्बा को अक्सर चीज़ों के ना नाम से याद नहीं रहते, तो उन्होंने अपना एक क्रीम होती थी फ्यूरोसिन, तो उसको फर्सुलेट बोल रहे हैं। फर्सुलेट। एक और हमारे घर बिलाल भाई आते थे, उसका नाम खुरम, उसको बेचारे को सारी जिंदगी बना खुरम ही बोला। सही, खुरम इंतहा फर्सुलेट होता। और जब वो कहते थे सर मैं बिलाल हूँ, खुरम नहीं, तो कहते हैं खुरम कौन है? फिर खुरम कौन है? कब आप पता है? खुरम बताओ कौन है? बहुत ही फर्सुलेट हो तुम। बहुत ही फर्सुलेट जो रही है ना, आज तक वही रही है कि मैं दुकान पे जाके कहती थी कि वन फर्सुलेट प्लीज, कहती ये तो कोई दवाई नहीं। बाजी क्या बड़ों से ही रौनक है जी, घर में बड़ों से ही रौनक है। ओवरसीज पाकिस्तानीज से बात करते हैं भाई। हमारे साथ लंदन से हमें ज्वाइन किया है रायना ने जी, मिसेस रायना है ये, और गुजरात से इनका ताल्लुक है वैसे, माशाल्लाह। और व्लॉगिंग भी करती हैं, टिकटॉक पे भी हैं। आजकल मेरे पप्पो के इलाके से लोग बहुत गुजरात से, हाँ गुजरात से सेकंड ओवरसीज पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप रायना? अस्सलाम वालेकुम नादिया एंड ज़ुहैब, कैसे हैं आप? हम ठीक ठाक है, बिल्कुल खैरियत से हैं। मुझे बताएं गर्मी कितनी है ना यूके में? सुना है कि बड़ी हीट वेव, गर्मी, नो पंखा नो एसी। अल्लाह, गर्मी का मत पूछे, यूके के हालात, जज्बात सब कुछ बदल गया है कसम से। जितनी देर स्नोफॉल होती थी खत्म हो रही है। हर साल हीट वेव इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लास्ट वीक बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसका सबूत ये देख ले। ये बच्चों को हम फैंस दे के भेज रहे हैं स्कूल के लिए, स्कूल वाले मैसेज कर रहे हैं कि इनको वाटर बॉटल्स भेजें, इनको शॉर्ट्स पहना के भेजें। ये हर बच्चे के हाथ में आजकल आपको मिलेगा, और घर में एसी लगे हुए, बाकायदा तौर पे कूलर्स ऑन है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यूके में भी ये सब कभी होगा। बिल्कुल, मैं तो जितना 90s में गई हूँ, एटलीस्ट 2000s में, एसी फैन को तो जरूरत ही नहीं होती थी, किसी घर में होते भी नहीं थे। बिल्कुल। तो कितना टेम्परेचर 40 से अब जा रहा है मेरे ख्याल से। घर बने हैं ना, छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे घर हैं, और इधर जो उनकी वॉल्स है ना, बहुत ज्यादा उन्होंने ऐसे बनाई कि विंटर में घर वार्म रहे। और विंटर के लिए ठीक है, गर्मियों में इतनी सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है, इतनी घबराहट होती है, तो नहीं बर्दाश्त होती। पाकिस्तान का जो 40 है ना, आप समझे कि इधर का जो 30 के बराबर है। अच्छा, 30s में चल रहा है, 35 चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा फील। और पता है लोगों को आदत नहीं हो, जब आपको आदत ना हो सालों की, डेकेड्स की, बड़ा मुश्किल हो जाए। हम तो हम आदी हैं, लोग तो आदी ही नहीं है भाई। खैर, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत तो आप आदी हैं, गुजरात से आपका ताल्लुक है, थोड़ा गुजरात में देखा होगा, वो तो ऐसी हब्स वाली गर्मी जो होती है, अल्लाह माफ करे। वो एक अलग फ्लेवर है। अब तो बस बच्चे यूज टू हो जाए गर्मी के लिए। पहले सोचते थे समर हॉलिडेज में पाकिस्तान लेके जाना है, बहुत गर्मी है, पर अब गोरे भी यूज टू हो रहे हैं, ऑनेस्टली कसम से। उनकी मात मारनी होती है। मैं वही सोच रही हूँ, शायद इसकी वजह से आपको लगता है टूरिज्म पे भी फर्क पड़ा है, क्योंकि लोग गर्मियों में यूरोप, यूके जाना पसंद करते थे। तो और अच्छा, फिर क्या है कि अगर मैं जब लास्ट गई पेरिस, मेरी तो हालत बुरी हो गई, क्योंकि मैं वो डिज्नी गए, मैं तो हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, मैं तो बेहोश पड़ गई भाई। मैंने कहा ये कौन, फिल्मों में जो देखते हैं वो यूरोप नहीं है। अब ऐसा ना हो कि लंदन से गर्मियों में छुट्टियां मनाने कहाँ आ रहे, गुजरात आ रहे हैं हम छुट्टियां मनाने। ये ज्यादा प्लेजेंट वेदर होगा, ज्यादा बेटर है। हाँ रायना, क्या कह रही थी तुम? बच्चों का कुछ बता रही थी। बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और एक बेटा है, माशाल्लाह 7 मंथ्स का है। तो अभी वो बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले स्कूल के लिए निकले हैं, तो बस तो अच्छा ये मुझे बताओ, स्कूल्स वगैरह में एयर कंडीशन बिल्डिंग्स अब हैं? क्योंकि पुराने स्ट्रक्चर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो अब वो कैसे इस नए क्लाइमेट चेंज के साथ डील कर रहे हैं? सॉरी बताओ। अभी इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आएंगी स्कूल में, अभी तक वही उनका सिस्टम है पुराना जो चल रहा है। तो बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल है, वो जब स्कूल में जाते हैं उनका स्वेटर उतार देते हैं, जंपर्स उतार देते हैं, और कोशिश करते हैं बाहर जब है तो उनके सनस्क्रीन वगैरह उनके अप्लाई करें, मेक श्योर करें कि उनकी स्किन बर्न ना हो। बहुत ज्यादा मुश्किल है बच्चों के लिए। स्वेटर्स तो खैर पहन के नहीं जाते होंगे अभी, वो जर्सी टाइप, वो जो उनकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के साथ जैसे हम भी पहनते थे ना, वो नेम लिखा होता था। सही। अच्छा, मुझे अपने बारे में थोड़ा बताएं ना, आप व्लॉगिंग भी करती हैं, आप टिकटॉक पर भी हैं, पेड प्रमोशंस भी आपकी होती हैं, तो क्या कैसा कंटेंट बनाती हैं? इसको ना पेड प्रमोशन नहीं कहते, इसको कहते हैं, रायना इनको सिखाएं, इसे कहते हैं पीआर कोलैबोरेशन। ओके, इनको क्या पता, बताना पड़ेगा। और आप यकीन करें, इतनी खुशी होती है जब कोई फ्री सैंपल आता है ना, ऑनेस्टली बहुत खुशी होती है। पैसों से लेने के वो खुशी नहीं होती, जो फ्री में कोई चीज मिले ना, दिल बागो बाग हो जाता है। सही बात है। तो आपका कंटेंट क्या होता है? आपका
आप क्या किस किस्म की वीडियोस मेरा बनाते हैं? अकाउंट है टिकटॉक में, एक मेरा होता है ब्लॉगिंग वगैरह का, प्रोडक्ट, स्किन केयर या कोई भी चीज है उसके बारे में रिव्यूज देना, और दूसरा मेरा अकाउंट है उसमें टिकटॉक एफिलिएशन मार्केटिंग का मैं कर रही हूँ, जिसमें डिफरेंट कंपनीज आपने सैंपल भेजते हैं और मैंने उनकी प्रमोशन करनी होती है, उस पर वीडियोस ऐड करनी होती है। और मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी के साथ भी काम करती हूँ, आईटी ग्रुप के साथ, तो आई वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि बच्चों के साथ ना मैं पहले काम करती थी, अभी मुश्किल है मेरा काम जॉब पे जाना, और products तो क्या है अभी आई उसके? वर्क फ्रॉम होम। उनकी एंटी एजिंग, वेट लॉस, Creams वगैरह। ये ज्यादा फॉरएवर लिविंग का जैसा बता रही हैं। अच्छा, ये उनका तो फॉरएवर का बड़ी आपको पता है अच्छी बात सबसे ज्यादा जो फेमस प्रोडक्ट रहा है C9 रहा है। 9 डेज में आपकी बॉडी को क्लेंस करना, वेट लॉस करना, इट्स वेरी हेल्पफुल। 9 days 9 days, ये क्या आप 9 days नहीं, तजुर्बा यार, किया? यार वो एलोवेरा जेलें जो है ना वो नहीं पी जाती, सीधी बात। कैसे नहीं, उसमें डिफरेंट पीच फ्लेवर आते हैं, मैंगो फ्लेवर्स हैं, तो इसलिए उन्होंने कंपनी ने डिफरेंट फ्लेवर्स में ऐड किया कि आप इजीली ले सकें। वेरी नाइस। अच्छा, सबसे ज्यादा तुम्हारे व्यूज किस वीडियो पे आए? कौन सा ऐसा कंटेंट था जिस पे मिलियंस में चले गए व्यूज? मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो रीसेंट अभी मैंने पोस्ट की थी, आपको पता है लाबूबू डॉल है, बड़ी आजकल वायरल है, हर बंदे ने उसके ब्लैक की चेंज लगाए हुए, और उसकी मैंने पोस्ट 6-7 दिन पहले लगाई है और वो नियरली 1 मिलियन व्यूज पे जा रही है। तो परचेज की थी आपने या क्या परचेज ही की होगी? या पीआर आया था? नहीं, मैंने पोस्ट की थी उसके बारे में, क्योंकि मुझे पर्सनली बच्चों के लिए नहीं पसंद वो, क्योंकि इट्स एसोसिएटेड विद द डेविल फैट, तो वो जरा Do you believe that रायना, इसके भी क्योंकि दो स्कूल ऑफ थॉट हैं कि आप बिलीव करती हैं इसका इविल और अगर ऐसा है तो चलो समथिंग बताएं कुछ हमारे। ये एक थ्योरी है उसकी, तो आप बिलीव करती हैं? किसी हद तक है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं उसको घर पे लेके आऊँ, उसका प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट हो, घर में ऐसी कोई चीजें ऐड हो, पर मुझे वहम है, वहम का कोई इलाज नहीं है। क्यों उसके दांतों की वजह से? अच्छा, पता है बात क्या है यार, बिलियंस ऑफ डॉलर। अच्छा, अब इसमें क्योंकि मैं न्यूज का शो कर रही हूँ, मैं हर चीज को ना शक की निगाह से देखती हूँ कि जो चीजें नजर आ रही हैं वैसी होती नहीं, क्योंकि ये बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं इस, और ये कि पॉप मार्ट हांगकांग ने वाली कंपनी ने बनाया, चाइनीज कंपनीज को बेच रही है, तो फिर एक प्रोपेगेंडा भी तो करना है ना दूसरे ममालिक को, ताकि ये बिजनेस कटे। तो इसलिए भी एक चीज हो सकती है कि नेगेटिव शायद प्रमोशन भी होती है, नेगेटिव किया जाए। नहीं, प्रमोशन भी इस तरह होती है कि स्ट्रेटजी है, हाँ, ताकि लोग ना लें, कि ऐसी के डेविल है। बिल्कुल, मे बी इट्स हो सकता है कि मेरी हाथ में की अपनी ओपिनियन है, ये मेरी ओपिनियन है, मुझे जहां तक लगता है कि इट्स नॉट क्यूट। उसे देखेंगे ना आप तो आपको वो क्यूट नहीं लगे मोस्ट। अच्छा, जाना ये देखा करो मेड इन वहाँ कहाँ है, जब चाइना, यूएस, दूसरे कंट्रीज के नाम आते हैं, रशिया वगैरह, तो खुद सोचो कि हो क्या सकता है, फायदा किसका हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। आप टिकटॉक पे देखना, अभी रिसेंट वीडियोस आ रही हैं कि प्रॉपर उन्होंने कैम ऑन किया हुआ है, रूम में, बच्चों के रूम में है, और वो जो डॉल है, लबूबू डॉल, वो खुद ही हवा में ऊपर जा रही है, एक बच्ची के इधर निशान भी पड़ा हुआ है, और एक बच्ची कह रही है इसका आईज का कलर चेंज हुआ है, मेरी तरफ देखे फिर स्माइल किया है। ये प्रॉपर एक वीडियो, जो रियल वीडियोस हैं, आप देखें, सफारी सर्च करें। आजकल तो ये नहीं समझ आता पूछा ही नहीं, पेटियों का तो पूछा ही नहीं इसको, आपने। पेटियों का। हाँ, एक और है ना, को आम वाम खाने का दिल कर रहा है तुम्हें, पाकिस्तान में इतने मजे के आम आए हैं, बता रही हूँ। इधर भी आप यकीन करें, यूके में हमें जामुन मिल जाते हैं, वो मैंगोस मिल जाते हैं, हर एक चीज, कुरकुरे, कोकोमो, चिली मिली, सब कुछ हमें इधर सारे इश्तेहार तो इसने चला दिए हैं, इसके तुम्हें कोई प्यार नहीं आएगा इसके बस इनको तुम पे प्यार आएगा। पहले स्पेन में 10 साल रही है, स्पेन में रही है, तो मुझे पता उधर ये चीजें नहीं मिलती थी, उधर पाकिस्तानी फूड बहुत कम था, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कम थी, और यूके में मुझे 7 साल हो गए हैं, तो मुझे ये चीजों का मैं यूके में तो पाकिस्तान ही बना दिया ना आपने, बिल्कुल यूके चली गई, लेकिन चटपटे शौक नहीं खत्म हुए बच्ची के, खत्म नहीं हुए चटपटे चिलियां। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ा मजा आया आपसे। तो बताओ कब आ रही हो, हम मिलेंगे यार। हेलो, कोलैबोरेशन में वीडियो बनाते हैं, मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं सारी, मुझे नई दोस्तें भी बनानी है। क्या बात है, मैं बस बहुत सारी नई दोस्तें बनानी है, इतनी प्यारी प्यारी रहना जैसी। इतना मजा आया तुमसे बात करके, यूके आऊंगी तुमसे जरूर मिलूंगी। एसी लगवा लो बस घर पे, लगा वैसे के। दो चीजें बड़ी जरूरी हैं जी, आपने यूरोप जाना है, एक आपका एसी और एक मुस्लिम शादी, उसके बगैर आप किसी के घर ना ही जाए तो बेहतर है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। तो हमजा यासिन ने भी ज्वाइन किया, फिटनेस ट्रेनर है। हमजा, वेलकम करते हैं आपको राइज एंड शाइन में।
ये हम खवातीन की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, क्या डिफरेंट हो गया अब ट्रेनिंग का? जैसे बात कर रहे थे ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं करती थी, कार्डियो करना है उन्होंने और नहीं करती नहीं थी कि जी मसल बन जाएंगे, लेकिन अब सब जो मैं देख रही हूँ जिम में भी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग लेडीज कर रही हैं, बच्चियां कर रही हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल कर रही हैं, बहुत ज्यादा। अब जो है वो रुझान जो है आफ्टर कोविड जो है वो काफी ज्यादा रुझान फीमेल्स का बढ़ गया है। इसका रीजन ये है कि एक पहले हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री है इसमें एक मैथ होता था जो फीमेल्स को बता दिया जाता था कि आप वेट लिफ्टिंग करेंगे तो आपके जो है वो बड़े बड़े मसल्स बन जाएंगे और जो है वो और इस तरीके से सिचुएशंस हो जाएंगी, तो वो फीमेल्स डरती थी। बट अब फिटनेस इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर गई है कि अब लोगों को समझ आने शुरू हो गया है, फीमेल्स को समझ आने शुरू हो गया है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रीजन ये कि आफ्टर 30th के बाद जब आपकी एज ड्रॉप होने लगती है तो फीमेल्स के जॉइंट्स पेन और काफी सारे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करती है तो उनका जितना भी लोड होता है सारा बॉडी का वो सारे उनके जॉइंट्स पे, उनके बोन्स पे जाने शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आजकल जितनी भी फीमेल्स आती हैं मोस्टली मेरे पास भी काफी सारी फीमेल्स आती हैं। एक है हमारी बड़ी अच्छी खवातीन है, ठीक है, सेलिब्रिटी क्लाइंट्स भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शी इज माशाल्लाह 55 ईयर ओल्ड और वो माशाल्लाह फिट है। अश्वगंधा भी खाती है? बहुत फिट है। अश्वगंधा स्ट्रेस के लिए होता है। अश्वगंधा वगैरह तो ये सारी चीजें नहीं खाती है, बट यस हेल्दी मैनर में अपनी डाइट को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अश्वगंधा कहे जा रहे सब, मैं जितनी वीडियोस देख रहा हूँ ना सब खवातीन और अश्वगंधा, क्या बात है इसकी अश्वगंधा कमाल है, कमाल मतलब वो है इस तरह फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी, बेटर स्लीप, मेटाबॉलिज्म के लिए आपको काम रखती है। वो इससे जुड़ा हुआ है ना ट्रेनिंग से। तो वो एक अलग शो है। ये अभी हमजा से बात करो भी। हमजा से। हमजा, अच्छा हमजा बताएं। हाँ बताएं। अच्छा एक ये जरूर चीज बताएं। अच्छा लेट्स से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं, वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं, उसमें गलतियां भी बहुत होती हैं। मुझे बताएं कि लेडीज को कौन से वाले मसल्स हैं उनको टारगेट करना चाहिए और किस तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें कि ज्यादा इधर फॉलो करें। हाँ कि मतलब आई एम श्योर जेंट्स का कुछ अलग फोकस होगा, लेडीज का अलग फोकस होता है। कौन से मसल्स को टारगेट करें और किस तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें कि उसके भी आपकी रेजिस्टेंस बैंड जो मैं यूज करती हूँ जब कभी चली जाऊँ जिम, मैं वेट से ज्यादा उसको मैं केटल बेल्ट जो है वो नहीं यूज करती। तो सब ये भी चॉइसेस भी बहुत हैं, बताएं। तो आप मैंने बहुत सारे सवाल कर दिए, बताओ। अच्छा, सबसे पहले जो फीमेल्स का जो मेन टारगेट होता है वो फोकस होता है वो होता है लोअर बॉडी का, बिकॉज उनकी सबसे पहले जो बॉडी आउट ऑफ शेप होती है वो लोअर बॉडी से होती है। तो उन्हें जितना वर्कआउट करना चाहिए वो लेग्स के वर्कआउट हो गए, ग्लूट्स के वर्कआउट हो गए, वो सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि स्पेशली जब हम जॉइंट्स पेन की बात करते हैं या नीज पेन की बात करते हैं तो उसके दो रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है कि जब आपकी अपर बॉडी हैवी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और फिर आपकी लोअर बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, उनके मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो आपका पेन सीधा आपकी जॉइंट्स पे आना शुरू हो जाता है, जो कि नीज है, आपकी लोअर बैक है, जो आजकल आप मोस्टली खवातीन में देख रहे होंगे। ये सारी चीजें बहुत 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 कॉमन हुई है। तो उसका ये सबसे एक मेरी सजेशन ये है कि फीमेल्स को सबसे ज्यादा जो है वो लोअर बॉडी पे जो है वो अपना काम करना चाहिए। स्पेशली जैसे लेग्स के, अगर वो हफ्ते में 3 दिन जा रही हैं तो हफ्ते में मिनिमम 2 दिन जो है वो लेग्स की ट्रेनिंग करें और 1 दिन अपर बॉडी पे फोकस करें। तो इस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकती हैं। और इसके साथ डाइट क्या हो, क्योंकि जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो जाहिर है आपको फिर एनर्जी भी तो चाहिए ना। बिल्कुल, डेफिनेटली चाहिए आपने। तो जब भी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लोअर बॉडी कर रहे हैं तो हम अपने लंच में कोई कार्ब्स, कोई सोर्स ऐड करें, कोई ऐसी सोर्स ऐड करें जो कि आपको एनर्जी दे सकें। जैसे कि हो गई, हम एक 50 ग्राम ऑफ राइस खा लिया, 100 ग्राम ऑफ चिकन डाल दी, थोड़े से वेजीज डाल दिए, तो ये एक प्रॉपर पोर्शन आपको बना के दे देता है, तो आपको एक अच्छी एनर्जी दे देता है वेट लिफ्ट करने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे मील प्लान्स हैं, आप उस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कार्ब्स इज इम्पॉर्टेंट। मोस्टली आपने ये भी सुना होगा कि फीमेल्स जो है ज़्यादातर कार्ब्स अपने जीरो कर देती हैं कि फैट लॉस जल्दी हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत करती हैं। ऐसा ये एक सिर्फ मैथ है। कार्ब्स आपने बिल्कुल बंद नहीं करना, बिकॉज आपकी बॉडी में अगर थोड़े से भी कार्ब्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगी। हाँ, कार्ब्स होता जरूरी है, एकदम नहीं छोड़िए। अच्छा मुझे बताएं हमजा कि अगर ऑनलाइन खवातीन ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहती हैं तो आपको एक ऐप रिकमेंड करेंगे? कहाँ बेस्ट एक्सरसाइजेज और प्रोग्राम्स मिल सकते हैं? बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन, एक माई फिट के नाम से ऐप चल रही है, आप उस पर अपना प्रोग्राम बना सकती हैं, क्योंकि
ये फ्री है? ये फ्री है या पैसे देने पड़ेंगे सब्सक्रिप्शन? नहीं, आपने जो है वो सब्सक्रिप्शन के पैसे देने पड़ेंगे इसके। तो बेहतर सोल्यूशन ये होता है कि आप अपना एक फिटनेस ट्रेनर से जो है वो प्रॉपर अपना कितने पैसे देने पड़ेंगे हमसे? It's around $70 to $80 per month. Per month? Yes. हमजा, ये असल में क्या कह रहे हैं आप? अब्बा की जमीनों से पैसे आने बंद हो गए हैं। थोड़ा कोई और है आपके पास सस्ता वाला ऐप? कितने का डॉलर चल रहा है? नहीं आ रहे अब्बा की जमीनों से पैसे। डॉलर कितने का चल रहा है मुझे बताएं। हाँ बताओ, कोई और $70 ज्यादा है। डॉलर I guess 280 वही तो मैं कह रही हूँ चल रहा है। वो तो अलीज़े की फीस में चले गए। अब बताओ, मेरे पास बचे $10 में कुछ हो सकता है? $10 में बस ये हो सकता है कि आप जो है वो एक अच्छा सा अपना जो है वो फिटनेस ट्रेनर से कंसल्टेंसी ले लें। $10 में आपको लगता है कि आप मुझे कोई मशवरा देंगे? तमन्नाएं और दुआएं आपके लिए $10। जी जी, वो यही कहेंगे सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरी जो ऑलरेडी वीडियोस है देख के जो समझ आए कर लो। नहीं, इसके लिए ये है कि मैं हमारी जो है वो एक टीम है पूरी, भाई नहीं हो आप जो है वहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आए, मैं आपको खुद ही पर्सनली ट्रेन करूंगा। अच्छा हमजा, आपको अच्छा चलो भाई, ये भी जबरदस्त है। पीआर कोलैबोरेशन, ठीक है। तो हमजा वो भी आपसे मैं डिटेल लेती हूँ। वैसे कोई फ्री ऐप है कुछ, मतलब कुछ ऐसा जो फ्री में जो खवातीन करना चाहती हैं? फ्री में तो सबसे बेहतरीन चीज है हमारा यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे एक से एक प्रोग्राम भरा पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। बट प्रोग्राम फॉलो करने से इतना आपने वो नहीं मिलता, क्योंकि आपके पोस्चर्स के मामले में आपको जो है ना वो ट्रेन करेगा तो वो एक ट्रेनर ही करेगा। अगर स्पेशली जो बिगिनर्स है ना, फीमेल्स, मेरा मशवरा उन सबके लिए यही है कि वो स्टार्टिंग में एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स किसी फिटनेस ट्रेनर को ज्वाइन करें और अपने गोल्स के हिसाब से अपने आप को ट्रेन करें, सीखें सारी चीजें, और फिर अपना प्रोग्राम खुद ही जो है। और ये 3 महीने का क्या कॉस्ट आपको लग रहा है? एक तो मेंबरशिप, जिम मेंबरशिप, आप जो जिम है वो ज्यादा महंगा होना चाहिए, ट्रेनर ज्यादा महंगा होना चाहिए? अल्लाह अकबर, ट्रेनर ज्यादा महंगा होता है। वैसे तो खैर आप C3 फिटनेस भी आ सकते हैं, ठीक है। आप C3 फिटनेस आए, हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। लाइफ मेंबरशिप तो जरा करके दो। ये आप कह के आपकी जान छूटेगी कि मुझे जरा काम है, मैं भी होके आता हूँ। नहीं अच्छा हमजा, मैं जो ना दुबई से लाई हूँ रेजिस्टेंस बैंड्स, बड़े जबरदस्त, इस्तेमाल नहीं करने आ रहे सही तरह। ये जरा इस पे नेक्स्ट टाइम आप प्लीज शो पे आके, क्योंकि बड़ी कमाल चीज है जो थोड़ा बहुत मैंने किया है ना, अमेजिंग चीज है। क्योंकि आपको जो डंबल्स वगैरह ना सख्त होते हैं हाथों के लिए, अब मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। शुक्रिया अदा करना हमजा, तुम तैयारी करो, नेक्स्ट वीक शो पे रेजिस्टेंस बैंड्स का वर्कआउट होगा। बेहतरीन हो गया, ओके, थैंक यू हमजा, बहुत शुक्रिया आपने। मैं भी जरा उसके हिसाब से ना फिर, ताकि कपड़े ठीक हों सारे, जॉब और कुछ रह गया तो कर ले और बातें कर लेते हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं, रेजिस्टेंस बैंड्स सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ हल है, क्योंकि और आपको उससे इंजरी नहीं होती, कोई इंजरी नहीं होती। मैं कभी जिम में करती हूँ, ऐसे मुझे खवातीन देख रही होती है, मैं भूल जाती हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो हमजा से कहेंगे, मैं भी सीखूंगी, आप भी सीखिएगा। और आप इजाजत ले, इजाजत ले लिए, बात करते हैं और बातें बहुत कर रहे हैं, बहुत बातें कर रहा है ज़ुहैब, क्या करें। अच्छा, राइज़न चाइन का वक्त खत्म हो गया। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिएगा 365 न्यूज़।